गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले क्लास में हमने पेलियोबॉटनी, फॉसिलाइजेशन और फॉसिल टाइप्स के ऊपर वीडियो बनाया है और उसी कड़ी के अंदर हम आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड पेपर की पेलियोबॉटनी का तीसरा वीडियो लेने जा रहे हैं और यह वीडियो है पेलियोबॉटनी के अंतर्गत जियोलॉजिकल टाइम स्केल का या भू वैज्ञानिक समय सारणी का। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है या भू वैज्ञानिक समय सारणी है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि पुराने समय के अंदर जो जीवाश्म थे या वनस्पति थी या उसका विकास का जो प्रमाण है, प्रक्रम है, उसके जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं वे प्रमाण हमें चट्टानों के अंदर मिलते हैं या सेल के अंदर मिलते हैं, अवशेष के रूप में मिलते हैं। और इन चट्टानों के अंदर खनिजों का, मिनरल्स का एग्रीगेशन होता है जो एक प्योर रूप में या दूसरे हम कहें एक या अनेक खनिजों से मिलकर के बनती हैं ये चट्टानें। और ये जो चट्टानें बनती हैं ये मेनली तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक प्रकार की चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें कहते हैं, दूसरी प्रकार की चट्टानों को आग्नेय रॉक्स या इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं, तीसरी प्रकार की चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। मेनली जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं या अवसादी चट्टानें होती हैं, इनके अंदर ही जीव पाए जाते हैं। इसलिए यदि हम पहले के जीवन को खोजना हो तो उस खोजने के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रॉक्स होती हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इनका निर्माण विशेष रूप से वाटर और जो वायु होता है और उसके साथ में जो निक्षेपण होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, उनके मिलने से या उनके सहयोग से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। और ये चट्टानें एक के बाद एक सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में डिपोजिशन होने के कारण से बनती जाती हैं, जिनका काफ़ी हार्डनेस हो जाता है, जो लेयर के रूप में प्रेजेंट होती हैं ये चट्टानें। यदि हम पृथ्वी के एज की बात करें तो पृथ्वी की आयु करीबन 350 करोड़ वर्ष से भी अधिक मानी गई है। और यदि जिन चट्टानों की हम बात करते हैं जिनके अंदर जीवों के चिन्ह मिलते हैं, उनकी आयु की बात करें तो ये लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें हैं जिनके अंदर जीवों के निशान मिलते हैं या फॉसिल की हम बात करते हैं। इससे पहले की परिस्थितियों की बात करते हैं तो परिस्थितियों के ऊपर 200 करोड़ वर्ष पहले की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के अंदर जीवन का लिए या जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं था या जीव का उद्भव नहीं हुआ था। इसलिए इससे पूर्व का जो इतिहास है उस इतिहास की बात करें तो ये इतिहास प्राजैविक इतिहास के नाम से जाना जाता है, जिसे अजैविक काल के नाम से जानते हैं। यदि हम इस 200 करोड़ वर्षों का जो भूवैज्ञानिक काल की बात करें तो इस काल को 5 महाकल्पों के अंदर बांटा गया है, एराज में बांटा गया है। एक महाकल्प को आर्कीजोइक नाम से जाना जाता है, दूसरे को प्रोटरोजोइक के नाम से जाता है, तीसरे को पेलियोजोइक एरा के नाम से जाता है, चौथे को मीजोजोइक एरा के नाम से और पांचवें को सीनोजोइक एरा या महाकल्पों के नाम से जाना जाता है। ये जो पांचों महाकल्प हैं, इन महाकल्पों को कालों या इपोक्स में बांटा गया है। और यदि हम बात करें आर्कियोजोइक और प्रोटरोजोइक महाकल्प की बात करें तो इन दोनों महाकल्पों को मिलाकर के प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। और जो विभिन्न एराज हैं या महाकल्प हैं या इनके जो पीरियड्स हैं या इपोक्स हैं, इनकी अवधि की बात करें और इनके अंदर वेजिटेशन का बात करें तो ये सारा हमने आगे टेबल आएगी, उस टेबल के अंदर दे रखा है। इसी के साथ साथ में यदि इनकी चट्टानों की एज की बात करें तो इनकी एज चट्टानों की जो है ये तुलनात्मक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो भी हमने आगे दे रखी है। लेकिन फिलहाल हम हर एक एरा की बात करेंगे और ये एरा है सबसे पहले आर्कीजोइक एरा, जो प्रारंभिक जीवन का महाकल्प है। इस प्रारंभिक जीवन के महाकल्प के अंदर जो चट्टान होती हैं उनमें जीवाश्म प्रमाण नहीं दिखाई देते हैं या जीवों के निशान नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार की चट्टानों के अंदर या इस काल के अंदर एल्गी और बैक्टीरिया जैसे
जीवों की उत्पत्ति मानी गई है। यदि नॉल 1989 की बात करें तो जीवाणु 350 या 3500 मिलियन वर्ष पूर्व के माने जाते हैं और संभवतः ये जो काल है, इस काल के अंदर जीवाश्म भवन या फोसिलाइजेशन के लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी वह अनुकूल नहीं थी और इस कारण से इस प्रकार के जो जीव थे उनके अवशेष हमें नहीं मिलते हैं क्योंकि उनके अंदर उत्तक वगैरह नहीं थे और वो जीवाश्मीकरण के लिए उपयुक्त नहीं थे। इस प्रकार से इस आर्कीजोइक एरा की इस प्रकार की बात है। देन हम बात करेंगे प्रोटरोजोइक एरा। प्रोटरोजोइक एरा की हम बात करें तो इस प्रोटरोजोइक एरा के अंदर जो जीवों के जो अशी तत्व है ये ग्रेफाइट के रूप में देखने को मिलते हैं या लाइमस्टोन चूना के रूप में देखने को मिलते हैं। आपको मालूम है जिस पेंसिल से आप लिखते हैं वह पेंसिल ग्रेफाइट ही है और ग्रेफाइट क्या है, जीवों के निशान है या एक प्रकार का जीवाश्म है। ऐसे जो चूना पत्थर है ये चूना पत्थर भी एक प्रकार से जीवों के निशान है जो लाइमस्टोन के रूप में परिलक्षित हमें होता है। इसके बारे में माना जाता है कि जो प्रथम जीवाश्म जीवाणु थे वो हो सकता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में थे और इसी के साथ साथ में इस काल के अंदर ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन की कमी थी और इस समय ओजोन लेयर की अनुपस्थिति थी और इस ओजोन लेयर की अनुपस्थिति कारण से और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण से जो अल्ट्रावायलेट रेज थी वो सीधी जमीन पर आ जाती थी और इस जमीन पर आने के कारण से जो प्लांट्स हैं उनकी उत्पत्ति थल पर नहीं हुई, उनकी उत्पत्ति जल के अंदर हुई मानी जाती है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निम्न जो प्रोटरोजोइक डक क्रिक डोलोमाइट हैं उसे जीवाणु तथा ब्लू ग्रीन एल्गी के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। इनके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो इनके अंदर ये जैसे गुनफिलिया नामक जीवाणु देखने को मिलता है, पेलियोनिबिया जीवाणु देखने को मिलता है, माइक्रोकोलियस नामक जीवाणु देखने को मिलता है, ग्लियोकैप्सा नामक जीवाणु देखने को मिलता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही पेलियोजोइक एरा की हम बात करें तो ये महाकल्प प्रारंभिक भाग में पृथ्वी का अधिकांश भाग महासागरों से ढका हुआ था इस काल के अंदर और इस महाकल्प के अंदर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के प्लांट्स उपस्थित थे। इस महाकल्प को पुनः पीरियड्स में बांटा गया है 6 पीरियड्स में, जिन्हें कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिओनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ में यहाँ पर हर एक पीरियड की बात करें तो जो कैम्ब्रियन पीरियड है, इस कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर कैम्ब्रियन पीरियड की बात करें तो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर जो एनवायरनमेंट था वह गर्म था और समुद्र के अंदर नील हरित शैवाल पाए जाते थे, रेड एल्गी और समुद्री एकशेरुकी आदि पाए जाते थे। और ऑर्डोविशियन काल की बात करें तो इस काल के अंदर ग्रीन एल्गी का विकास हुआ माना जाता है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य विकसित हुए माने जाते हैं। और ये स्थलीय प्लांट्स की बात करें तो सिल्यूरियन काल के अंदर स्थलीय प्लांट्स डेवलप हुए हैं और डिओनियन काल की बात करें तो इसके अंदर काष्ठीय पार्ट वाले जो स्थलीय प्लांट्स हैं इनका ज़्यादा विकास हुआ है, जिसमें जैसे स्पोरोगोनाइटिस नामक प्लांट है या जोस्ट्रोफिलम नामक प्लांट है, कुक्सोनिया नामक प्लांट है, हॉर्नियोफाइटा है, ऐसे राइनिया है, साइलोफाइटोन है। ये इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं सिल्यूरियन और डिओनियन काल के प्रमुख जेनेरा हैं। ऐसे पर्मियन और कार्बोनिफेरस काल की बात करें तो इस समय वृक्षाकार लाइकोप्सिडा या बड़े बड़े स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा के सदस्य वनस्पति के रूप में पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट थे। इनकी काफ़ी सघन रूप में पाए जाते थे। इसी काल के अंदर लीवरवर्ड्स, जिसे हम हिपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स या ब्रायोफाइट्स के नाम से जानते हैं, ऐसे ब्रायोप्सिडा मास की जिसकी हम बात करते हैं वे भी इसी समय उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि इस काल के अंदर सीड फंड्स बहुत ज़्यादा थी और सीड फंड्स बहुत ज़्यादा होने के कारण से इस काल को
एज ऑफ सीड फंस के नाम से भी जाना जाता है। पर्मियन काल के अंदर बात करें तो पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण से विशाल दलदलीय क्षेत्र विकसित हो गए थे इस समय, और इस समय काष्ठीय वनस्पतियों के लिए ये प्रतिकूल थे, इस प्रकार का पर्मियन काल। और वातावरणीय परिवर्तनों के फलस्वरूप अधिकतर जो काष्ठीय वनस्पति थी वह लुप्त हो गई थी और कोयले में परिवर्तित हो गई थी। सौभाग्य से इस काल के अंदर कुछ प्लांट्स बच गए किन्हीं कारणों से, और वे मीजोजोइक महाकल्प ने वर्तमान जो पौधे हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उसके रूप में प्रकट हुए। आगे हम मीजोजोइक काल की या मीजोजोइक महाकल्प की बात करें तो इसमें जो बीजी वृक्ष रूपी टेरिडोस्पर्म से थे वो धीरे धीरे कम होते गए और अल्टीमेटली कंप्लीटली लुप्त हो गए। इसे 3 कालों में बांटा गया है, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल के अंदर। ट्राइसिक काल की बात करें तो ट्राइसिक काल के अंदर साइकस जैसे प्लांट्स की उत्पत्ति हुई है, और इसी काल के अंदर कॉनिफर्स और आवृतबीजी पादपों की उत्पत्ति हुई है। और इस काल के अंदर साइकड्स की तुलना के अंदर और दूसरे प्लांट्स की बात करें तो उनकी संख्या काफ़ी कम थी, और इसी के साथ साथ में इनकी संख्या काफ़ी कम थी, और इसी कम होने के कारण से इस काल को एज ऑफ साइकड्स के नाम से भी जाना गया है। इस काल को एज ऑफ साइकड्स के नाम से भी जाना गया है। इस पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो यहाँ पर जैसे आर्कियोजोइक, प्रोटरोजोइक, आर्कियोजोइक के अंदर कोई पीरियड और कोई युग नहीं है। इसकी एज 3000 मिलियन ईयर्स मानी जाती है, इसकी एज 1500 मिलियन ईयर्स मानी जाती है। इस आर्कियोजोइक के अंदर जीवन की उत्पत्ति जीवाणु और शैवाल कवक आदि के रूप में हुई है। प्रोटरोजोइक के अंदर एकोशिकीय सजीव की उत्पत्ति विषाणु और जीवाणु के रूप में हुई है। इसी प्रकार से पेलियोजोइक में कैम्ब्रियन काल के अंदर लोअर, मिडिल और अपर इपोक्स है, जिसे 510 मिलियन ईयर्स से एज का माना गया है, जिसमें मैराइन एल्गी, नील हरित एल्गी और जीवाणु की उत्पत्ति हुई है। ऑर्डोविशियन काल के वो भी लोअर, मिडिल और अपर में बांटा गया है इपोक्स में। इसकी एज 430 मिलियन वर्ष मानी गई है, जिसमें मैराइन एल्गी, स्वच्छ या फ्रेश वाटर एल्गी की उत्पत्ति हुई मानी गई है। इसी के साथ साथ में आगे हम इस टेबल को कंटिन्यू करते हैं तो पेलियोजोइक एरा का सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियनियन जो पीरियड है उसके अंदर सब में लोअर, मिडिल, अपर ये इपॉक्स हैं। इसकी एज 350 मिलियन ईयर्स मानी गई है, जिसमें स्थलीय पादपों का उत्पत्ति हुई है। इसकी एज 315 मिलियन वर्ष मानी गई है, जिसमें साइलोफाइट्स, लाइकोफाइट्स, स्पिनोफाइट्स, फर्न्स, लीवरवर्ट्स और मॉस की बहुतायत मानी गई है। इस कार्बोनिफेरस से काल की 225 मिलियन ईयर्स एज मानी गई है, जिसमें सीड फर्न्स, कॉनिफेरस, जिम्नोस्पर्म्स का डेवलपमेंट हुआ है, जो साइकोडोफिलिकेल्स और लाइकोपोड युग के नाम से जाना गया है। पर्मियन पीरियड की एज 205 मिलियन ईयर्स वर्ष मानी गई है, जिसमें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अनेक प्लांट्स लुप्त हो गए थे, कुछ अनावृत बीजी पादप भी लुप्त हो गए हैं। ऐसे ही मीजोजोइक महाकल्प की बात करें तो इसमें ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड है। इसमें भी लोअर, मिडिल, अपर तीनों ये काल हैं। इसे ट्राइसिक को 180 मिलियन वर्ष पूर्व माना गया है, जिसमें कॉनिफेरस प्लांट सहित जिम्नोस्पर्म सीड प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है। साइकड व जिंगोइल्स काफ़ी ज़्यादा थे। एंजियोस्पर्म जिसे एज ऑफ जिम्नोस्पर्म कहा गया है। ऐसे ही जुरासिक काल 150 ईयर्स का माना गया है, जिसमें बीजयुक्त फर्न्स का और साइकड और जिंगोइल्स की संख्या अत्यधिक थी और बीजी पादपों की उत्पत्ति हो गई थी इस जुरासिक पीरियड के अंदर। क्रिटेशियस पीरियड को 125 मिलियन वर्ष का माना गया है, जो फर्न और साइकड्स पादप की वृद्धि हुई है। इस समय आवृतबीजी पादपों का उद्भव हुआ है। आवृतबीजी मीन्स एंजियोस्पर्म का उद्भव हुआ है। ऐसे ही सीनोजियोइक पीरियड की बात करें तो सीनोजियोइक पीरियड के अंदर ये तृतीयक और चतुर्थक, टर्शरी और क्वार्टनरी पीरियड्स आते हैं।
टर्सरी पीरियड के अंदर इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लियोसिन इपोक आते हैं और इनकी 60 मिलियन ईयर्स एज मानी गई है। इओसिन के अंदर आवृतबीजी वृक्ष वन, घास वन निर्माण हुआ है। ऊंचे ओलिगोसिन के अंदर ऊंचे वृक्षों की बाहुल्यता रही है, घास और शाक का भी विकास हुआ है। और मायोसिन के अंदर विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। प्लियोसिन के अंदर घास के मैदान और आवृतबीजी पादपों का विकास हुआ है, एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ है। प्लीस्टोसिन जो क्वार्टनरी पीरियड का पार्ट है और ऐसे होलोसिन बीसी का पार्ट है, इसे 4 मिलियन वर्ष का माना गया है। इस प्लीस्टोसिन के अंदर ऊंचे वृक्षों की संख्या के अंदर कमी हो गई है और शाकीय पादपों की या हर्बेशियस प्लांट्स की अधिकता हो गई है। होलोसिन जिसमें शाकीय पादप डोमिनेंट हो गए हैं। और पहले जो हम ले रहे थे उससे की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी हैं। सीनोजोइक पीरियड की हमने बात कर ली है। इसी के साथ साथ में ये सारी टेबल हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है और इस डिस्कस के अंदर एट दी लास्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सीनोजोइक एरा है और सीनोजोइक एरा की क्वार्टनरी जो महाकाल पीरियड है उसका होलोसिन पीरियड है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर एक समय था जहाँ पर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीवों की उत्पत्ति हुई थी और आज एक समय है जहाँ पर बहुत माइक्रोस्कोपिक तो नहीं मैक्रोस्कोपिक हैं। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि इस रूप के अंदर ये डेवलपमेंट हमारे सामने आया है। एक स्थिति थी कि हमारे सामने इस डॉट लाइक स्थिति आई और एक स्थिति हुई कि ये डॉट का बढ़ने के साथ साथ में ये डॉट काफ़ी बढ़ती गई और इसमें ये कमी आती गई और आज स्थिति हमारे सामने इस प्रकार की स्थिति आ गई है। तो यहाँ पर यह है माइक्रोस्कोपिक स्थिति है और ये मैक्रोस्कोपिक स्थिति है। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस जगह में और इस जगह के अंदर अंतर देखें तो यहाँ पर एक स्थिति आई थी जहाँ पर बहुत बड़ी साइज के जीवों का डेवलपमेंट हुआ है, जिसे आप डायनासोर के नाम से भी देख सकते हैं, जिसे आप टेरिडोफाइट्स के रूप में भी देख सकते हैं, जिसे आप जिम्नोस्पर्म्स के रूप में भी देख सकते हैं। और धीरे धीरे ये साइज जो माइक्रोस्कोपिक थी उसके अंदर बढ़ना शुरू हुआ और एक स्थिति आई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और काफ़ी लार्जर साइज के एनिमल्स और प्लांट्स सामने आए और धीरे धीरे इस लार्जर साइज के अंदर ये रिडक्शन आता गया। लेकिन सेलुलर डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और ये जो चीज़ थी इस समय की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन इस प्रकार की थी कि डेवलपमेंट काफ़ी प्रचुर हुआ। इस समय की एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी नहीं है, परिस्थिति से सामना करने वाली हैं और उसके अंदर डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन उसके साथ साथ में बॉडी ने उस बदले माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया और जो बिगर साइज थी उस साइज के अंदर रिडक्शन हो गया। और हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव से रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट अब भी हो रहा है। पहले प्रोग्रेसिव रूप में था, अब रिट्रोग्रेसिव रूप में है। यहाँ पर इस बीच वाले फेज के अंदर अब देखते हैं बड़े बड़े प्लांट्स थे और प्लांट्स की आज बात करें छोटे छोटे प्लांट्स हैं। जहाँ पर आज हम बात करें पहले तो एक ट्री प्लांट था, उससे 100 फल प्राप्त होते थे और आज हमारे सामने एक गेहूं का पौधा है ट्री, जिसो आप बात करें कि जैसे आम का प्लांट है, उस आम का प्लांट की साइज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है और उससे फलों की संख्या आप देख सकते हैं। और उसी के साथ में आप गेहूं का पौधा देख सकते हैं, उसकी साइज देख सकते हैं। गेहूं के पौधे के अंदर कितने बीज बनते हैं उसकी साइज के अकॉर्डिंग और आम के पौधे के अंदर उसकी साइज के अकॉर्डिंग कितने फल बनते हैं। दोनों ही फल हैं, गेहूं का बीज भी फल है और उधर आम के ऊपर भी फल लगते हैं। फल का प्रकार अलग अलग है, आम के अंदर ड्रूप फल लग रहे हैं और यहाँ पर जो फल लग रहे हैं वो कैरियोप्सिस प्रकार के फल हैं। तो एक तो गेहूं के पौधे के अंदर फल लग रहे हैं,
जिसकी साइज के अकॉर्डिंग संख्या ज़्यादा है। एक आम के पौधे के अंदर फल लग रहे हैं जिसमें साइज के अकॉर्डिंग फल लग रहे हैं, वहाँ पर फिर भी आम के अंदर फलों की साइज और संख्या कम है, लेकिन गेहूं के पौधे के अंदर उसी प्लांट की साइज के अनुरूप फलों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है और एट प्रेजेंट जो डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हमारे सामने आ रहे हैं जो हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार से हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। इस वीडियो को मैंने इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने बातें रखी हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और कोरोना काल में घर रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।